नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सभी विषयों को हम लोग बारी-बारी से कंप्लीट कर रहे थे। आज इसी कड़ी में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। यहाँ से देखा जाए तो अभी तक यूपीएससी और कई सारे स्टेट पीसीएस के द्वारा लगभग 36 के आसपास प्रश्न पूछा जा चुका है और इन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के माध्यम से एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करते हुए एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट साबित होने वाली है। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया हुआ था। प्रश्न का सिंपल सा कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी का जब भारत में या फिर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश नहीं हुआ था, तो ऐसा तो नहीं था। उनके पहले भी उनसे पहले भी यहाँ पे देखा जाए तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी। गरम दल के नेताओं के द्वारा यहाँ पे प्रयास किया जा रहा था। तो आखिर उनको किन घटनाओं ने यहाँ पे प्रभावित किया हुआ था। जैसे पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे 1898 के इटली अबसिनिया युद्ध। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध रहा है, क्योंकि इटली के द्वारा देखेंगे तो इटली के द्वारा यहाँ पे इथोपिया पे कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा था। एक तरीके से देखा जाए तो उपनिवेश बनाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन उसी समय इथोपिया का जो शासक था, जिसका नाम था मेनलिक ने इटली वासियों के इस गतिविधियों पे पूरी तरीके से लगाम लगा दिया, नियंत्रण कर लिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे इटली वासियों ने ऊपर का जो मेडिटेरियन सी वाला जो इलाका है देखेंगे तो कुछ भागों पे कंट्रोल कर लिया, जिसका आज वर्तमान में नाम दिया गया है यहाँ पे इरिटिरिया। तो इससे यहाँ पे क्या हुआ, तो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे यूरोप वासियों के प्रति या फिर ब्रिटेन वासियों के प्रति एक जो मिथक था कि इनको कोई हरा नहीं सकता है, इनको कोई चैलेंज दे नहीं सकता है, वो यहाँ पे दिया गया। तो इसका इफेक्ट देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत के लोग भी खासकर उसमें मध्य वर्ग के जो लोग हैं, पढ़े लिखे थे, देश दुनिया में घूमना फिरना जाना आना यहाँ पे लगा रहता था। ठीक वैसे ही यहाँ पे चीन का बक्सर आंदोलन, इसका टाइम पीरियड है लगभग 1899 से लेकर 1901 तक चला। चीन के लोगों के द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ जो वहाँ पे साम्राज्यवादी नीतियों से वे लोग प्रचालित हो रहे थे, ईसाई धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, तो चीन के लोगों के द्वारा भी वहाँ पे विद्रोह किया गया। इससे भी एक मैसेज आया कि इनका विरोध किया जा सकता है। तीसरा है यहाँ पे आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आयरलैंड के क्रांतिकारी लोगों ने पूरी तरीके से ब्रिटिश का यहाँ पे विरोध करना शुरू किया। उसके बाद से बहुत सारे चेंजेज वहाँ पे आना शुरू हुए, तो ये भी एक मैसेज आया। चौथा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। हालांकि इसका प्रत्यक्ष संबंध ब्रिटेन से नहीं है, रूस जापान युद्ध से है। 1905 का एक टाइम पीरियड है। और अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकल लोकेशन के दृष्टिकोण से, उसके एरिया के दृष्टिकोण से, तो रूस के कंपेरिजन में जापान काफ़ी छोटा सा एक देश है। लेकिन फिर भी जापान के द्वारा 1905 में रूस की जब जारशाही व्यवस्था को चैलेंज दिया गया, न सिर्फ चैलेंज दिया गया बल्कि उसे पराजित किया गया, तो यह बोला जाने लगा कि एक छोटे से एशियाई बौने ने एक बड़े से दैत्य को यहाँ पे पटखनी दे दी। इसका मतलब सीधा सा मैसेज क्लियर था कि यहाँ पे भारत के लोग या फिर हम भारतीय लोग कमज़ोर नहीं हैं। अगर पूरी तरीके से ताकत के साथ एकजुट होकर अगर हम लोग भी ब्रिटिशरों का यहाँ पे विरोध करें, तो इनको यहाँ पे बाहर निकाला जा सकता है। तो गांधी से पहले देखा जाए तो ये चारों स्टेटमेंट जो था यहाँ पे पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कर रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के गरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। आंदोलन की पद्धति यहाँ पे क्या थी। असहयोग है, राजवामबद्ध आंदोलन है, अनुकूल प्रविघटन है, अविधेयक है। यहाँ पे देखेंगे ना, इसका जो इंग्लिश जो मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन यहाँ पे होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन यहाँ पे होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर विल भी यही होगा, बी होगा। अब इसको समझने का प्रयास करें कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल जब शब्द आ गया तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस के नरम दल के जो नेता थे वे यही चाहते थे कि जो भी रिफॉर्म हो भारत में,
अंग्रेज़ों के अधीन हो, लेकिन अंग्रेज़ों के अधीन होने के साथ-साथ पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हो, एक संवैधानिक वे में यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे नरम दल के नेताओं का मानना था कि अंग्रेज़ लोग ब्रिटेन में इतनी अच्छी तरीके से शासन कर रहे हैं। एक शानदार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, वो सारी चीज़ें जो होता है ना, एक लॉ एंड ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें भारत में इनके रहते हुए पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए ये इस पे पूरी तरीके से यहाँ पे फ़ोकस करते थे। लेकिन साथ में वे भी चाहते थे कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को, पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता को भी उत्पन्न किया जाए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? इसका सबसे बड़ा यहाँ पे कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो बंगाल विभाजन था, जो कि 1905 में करजन के द्वारा किया गया। लेकिन अब उसके बाद से देखेंगे तो जो स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि बंगाल विभाजन तो है नहीं यहाँ पे, तो स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ। अब इस स्वदेशी आंदोलन को पूरी तरीके से कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व यहाँ पे किया गया, और यही में कांग्रेस की जो दो विचारधाराएं सामने आई, एक तो यहाँ पे नरम दल और दूसरा है यहाँ पे गरम दल। नरम दल वालों को लगता था कि देखिए, बंगाल का विभाजन करना बिल्कुल सही है, स्वदेशी मूवमेंट को चलाना बिल्कुल सही है, लेकिन इसको बंगाल के एरिया तक सीमित रखा जाए। वहीं गरम दल वाले बोलते थे कि नहीं, अंग्रेज़ों का जो शोषण मूलक जो चेहरा है, न सिर्फ बंगाल तक सीमित किया जाए बल्कि पूरे भारत के स्तर पे इसको क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। और फिर यहाँ पे गरम दल के नेताओं ने स्वदेशी को बड़े मूवमेंट पे चलाना शुरू किया, बहिष्कार आंदोलन को बड़े रूप में चलाना शुरू किया। बहिष्कार आंदोलन के तहत देखा जाए तो स्वदेशी को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। विदेशी वस्तुओं के जो भी यहाँ पे आयात था, उस पे पूरी तरीके से रोक लगाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। तो यही कारण था यहाँ पे नरम दल और गरम दल का उद्भव का। और फाइनली आगे चल के 1907 का जब देखेंगे सूरत का अधिवेशन आएगा, तो ऑफिशियली इनका यहाँ पे डिवीज़न भी हो जाएगा, और फाइनली 1916 में दोबारा ये फिर से एकजुट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? अधिकतम नरमपंथी देखेंगे तो अधिकतम जो नरमपंथी जो नेता थे उस समय, ऐसे आप सोचिए कि कोई भी संस्था जब बनती है, तो जो संस्था बनती है तो अधिकतर देखेंगे शहरों में ही बनती है। जो भी बड़े बड़े नेता होंगे, बड़े बड़े नाम होंगे, शहर क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, अर्थात इसी को बोला जाता है टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें भी देखेंगे तो जो भी नरमपंथी नेता लोग थे, शहरी क्षेत्रों से ही यहाँ पे बिलोंग करते थे। इसमें कई सारा नाम है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी खुद एक पारसी थे, फिरोज शाह मेहता हो गया, इसके अलावा डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो खुद एक सिविल सेवक भी रह चुके थे। ऐसे बहुत सारे जो लोग थे जो नरमपंथी या फिर उदारवादी नेता के रूप में मौजूद थे, उनका जो संबंध देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों से ही यहाँ पे था। और इसमें साथ साथ देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में जिसको हम लोग बड़े मात्रा में यहाँ पे मिडिल वर्ग का नाम देते हैं, मिडिल वर्ग के पास इतनी रिसोर्सेज ज़रूर होती है कि वे अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इतना भी अमीर नहीं होते हैं, ठीक है, कि जो भी व्यवस्था को है पूरी तरीके से बदल सकें। तो इसीलिए इनको ज़रूरत होती है एक बहुत बड़े भीड़ की, और वो भीड़ कहाँ मिलेगा? बॉटम में मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आगे आगे मध्य वर्ग के नेता, नरमपंथी लोग रहेंगे, और पीछे से पूरी तरीके से भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होते चले जाएगा, और उन भीड़ों का नेतृत्व करने में काफ़ी बड़ा रोल होगा गरमपंथी नेताओं का भी। और इसमें सारे लोग रहेंगे, जैसे कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, पत्रकार है, साहित्यिक व्यक्ति है, यहाँ पे बड़े बड़े उपाधियाँ, सरनेम आप कह सकते हैं, उपाधि कह सकते हैं, सब इन पे यहाँ पे जुड़ा ही रहता है यहाँ पे। लेकिन समस्या क्या है कि जनसाधारण से कोई खास इनका संपर्क नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? 1904 से यहाँ पे बात की जा रही है। इसका करेक्ट उत्तर है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज शब्द की यहाँ पे मांग की थी यहाँ पे, और लगभग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार
इसकी बात भी रखी गई थी। और देखेंगे तो वर्ष 1905 में जब बनारस का अधिवेशन होगा तो अपने संदेश में स्वशासन की बात भी कही थी। और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि खुद दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे, उसमें देखेंगे तो पहली बार इन्होंने स्वराज की मांग रखी थी। तो यहाँ पे अगर जब भी आए स्वराज देने पर यहाँ पे बल किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी का। लेकिन एक ऑफिशियली आंसर ये भी हो जाता है कि 1906 में इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो यहाँ पे दोनों में अंतर है। देखेंगे तो किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया, इसका भी करेक्ट उत्तर यहाँ पे दादा भाई नौरोजी होगा। लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे देखा जाए तो अपने अध्यक्षीय भाषण में 1906 के जब अधिवेशन होगा कांग्रेस का, तो खुद ये यहाँ पे उस बात को जोरदार तरीके से उठाएंगे। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी मतलब यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। नरम दल या फिर कह सकते हैं कि उदारवादी, इनको हमेशा एक कैटेगरी में रखिएगा। दूसरा है यहाँ पे गरम दल या फिर इन्हीं को यहाँ पे उग्रवादी के रूप में भी यहाँ पे कभी कभी संबोधन किया जाता है। तो यहाँ पे नाम एक ही है। यहाँ पे जो भी मेंबर होंगे या तो उदारवादी कैटेगरी में होंगे या फिर उग्रवादी कैटेगरी में होंगे, या फिर दूसरा नाम है या तो नरम दल या फिर गरम दल में होंगे। तो प्रश्न को कई तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। निम्न में से कौन उग्रपंथी यहाँ पे नहीं थे? तो यहाँ पे देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले काफ़ी फेमस नाम है। गोपाल कृष्ण गोखले को ही यहाँ पे उदारवादी कैटेगरी में यहाँ पे शामिल किया जाता है। और वह समभाव और काफ़ी न्यायप्रिय में मृदु व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार, मतलब देश का जो पुनरुद्धार है, कभी भी उत्तेजना के आगोश में कभी भी ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पे विश्वास करते थे। साधन और साध्य, आपको याद आ रहा होगा एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है गांधी। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसीलिए राजनीतिक गुरु के रूप में गांधी की यही थे। और गांधी ने भी यहाँ पे साधन और साध्य की पवित्रता पे बल देना शुरू किया। साधन मतलब जितना पवित्र होना चाहिए, साध्य भी उतना पवित्र होना चाहिए। और इस साध्य को पाने के लिए साधन की पवित्रता पे बल देते थे। जैसे मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य क्या है? डीएम बनना, एसडीएम बनना। लेकिन वो जो साधन होना चाहिए बनने का, जो तरीका वो होना चाहिए, वो गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट रास्ता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। तभी जाके वो साध्य और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो पाएगा और अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी सारा जो नाम है उग्रपंथी मतलब हिंसक गतिविधियों में भाग लेना, हिंसक गतिविधियों का नेतृत्व करना। तो देख पा रहे हैं तिलक, उधम सिंह है, मदन लाल है, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, ये सारे जो ऐसे नाम हैं जो कि उग्रवादी कैटेगरी में रखा जाता है। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। अब यहाँ पे लाल बाल पाल को तो आप लोग जान ही रहे हैं, लाल बाल पाल। ठीक है, गरम दल के प्रतीक के रूप में देखा जाए तो 1905 से लेके 1918 तक के लोग बने रहे। और इनका जो सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था कि स्वदेशी मूवमेंट को अपनाओ, बहिष्कार आंदोलन पे पूरी तरीके से बल देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। कुछ मतलब होता है ना कि हमेशा इस चीज़ को फॉलो करते ही करते थे। अंग्रेज लोग काफ़ी इन लाल बाल पाल से परेशान रहते थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर विल बी ए। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? अब यहाँ पे भी देख पा रहे हैं लाल बाल पाल का नाम दिया हुआ है और बार बार गोपाल कृष्ण गोखले का नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा है, तो आसानी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो देखेंगे तो 1885 में कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक वगैरह कांग्रेस में काफ़ी ये लोग लेट से जुड़े हुए थे। पहले ये स्थानीय स्तर पे लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे, जो भी लाल बाल पाल है। और आपको ध्यान भी होगा कि जब करजन भी आएगा या फिर डफरिन था, किस तरीके से उन लोगों के द्वारा, वायसराय के द्वारा जो कांग्रेस का क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि कांग्रेस दम तोड़ रही है,
कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का समूह है। करजन भी काफ़ी चिढ़ा हुआ था। कांग्रेस की जो समिति थी, करजन से अपॉइंटमेंट चाहती थी मिलने के लिए, उनको मिलने से मना कर दिया। सोचिए, जो कि पूरे पूरे लोग भारत का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए देखेंगे जब लाल बाल पाल के द्वारा जब ये लोग जब कांग्रेस में शामिल हुए तो बिल्कुल ही कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है धीरे धीरे यहाँ पे चेंज होने लगा। लेकिन पहले से जो उदारवादी थे, अब बाद में जो गरम दल के नेता आ गए तो टकराव होने लगा, जिसका कारण हमें दिखाई देता है 1907 का सूरत अधिवेशन, दोनों में विभाजन। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इसका राइट आंसर वो यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ सबसे बड़ा कारण था उग्रवादी दल का उदय होने के कारण बंगाल का विभाजन। तो क्रांतिकारी दलों का भी पूरी तरीके से निर्माण होने लगा। उग्रवादी विचारधारा के जो प्रमुख नेता थे जैसे लाल बाल पाल, एक और नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरविंदो घोष का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अरविंदो घोष, अनुशीलन समिति वगैरह के इन लोगों से संबंध था। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया हुआ था और उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में बिल्कुल विश्वास नहीं था। इसीलिए तिलक ने कहा था कि हमारा जो उद्देश्य है आत्मनिर्भरता है, याचना तथा विरोध करने की राजनीति का जो आरोप लगाया गया है। मतलब कांग्रेस पे पूरे तरीके से क्या कर रहे हैं, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक तरीके से बाल गंगाधर तिलक की हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने तक का आरोप लगाया हुआ था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? अब प्रश्न देखिए वही है, लेकिन इसी को तोड़ मरोड़ के पूछा जा रहा है। लेकिन इसका जो संदर्भ है, जिसे हम लोग भाव बोलते हैं, भाव तो वही है ना यहाँ पे, कि रिक्वेस्ट का जो इंजाम लगाया जा रहा है वो कोई नहीं है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लगाया जा रहा है। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त कब हो गई? देखिए, यह जो नीति अंततोगत्वा देखेंगे तो समाप्त तब हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जब यहाँ पे शामिल हो गए कांग्रेस में, तो पूरी तरीके से जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार जो कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति थी, इन लोगों ने भी उसी तरीके से उपेक्षापूर्ण नीतियों को अपनाना शुरू किया कि अगर तुम हमें मानने से इनकार करोगे, हम मतलब तुम हमें बॉयकट करोगे, तो हम तुम्हें तो बॉयकट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो अप्रोच होगा वो दूसरा होगा। पहले क्या था, रिक्वेस्ट वाला अप्रोच था, अब रिक्वेस्ट वाला नहीं होगा, अब सीधे क्या होगा, विद्रोह होगा। सीधे अब यहाँ पे क्या होगा, विद्रोह होगा, आंदोलन होगा। और इन उग्रवादी नेताओं ने राजनीति भिक्षावृत्ति में कोई भी विश्वास नहीं जताया। उन्होंने स्वराज प्राप्ति का अपना मुख्य आधार बनाया हुआ था। और इसमें सब नाम ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, अरविंद घोष हैं, सब हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें सबसे जो एग्रेसिव, जिनको अशांति के पिता के रूप में भी बोला गया, वो है बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट, काफ़ी अच्छा नाम है, बेगिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे कहा था? आसान सा प्रश्न है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तिलक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधीन आया हुआ था। कब ये आया हुआ था? तो गर्मपंथियों के जब प्रावधीन में जब मतलब जब ये आया तो वो टाइम पीरियड था लगभग लगभग देखेंगे तो 1906 के बाद ही आया हुआ था। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय या फिर भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। गर्म दल का प्रभाव देखिए बढ़ने का कारण है ना, ऐसे आप सोचिए कि कोई भी अगर विचारधारा है, कोई भी विचारधारा है, एक तरफ अगर नरम दल वाले हैं, दूसरे तरफ अगर गर्म दल वाले हैं, तो अधिकतर जो किसी भी विचारधारा को जो स्वीकृति मिलेगी ना, वो गर्म दल वाले के तरफ से यहाँ पे मिलेगी। जैसे ये चाहेंगे कि पूरी तरीके से व्यवस्था को बदल दो, तो नीचे के जो गरीब लोग हैं यहाँ पे मास लेवल पे मौजूद है, वे हमेशा इनका क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिसको आमूल परिवर्तन भी बोला जाता है। तो इसीलिए गर्म दल वालों का जो कद है कांग्रेस में बड़ी तेज़ी से बढ़ना यहाँ पे शुरू हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था?
गरम दल से संबंधित जो नेता है यहाँ पे, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरविंद घोष। बाकी जो नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सब यहाँ पे डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, ये सारे जो नेता लोग मौजूद हैं ये सब यहाँ पे नरम दल से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था। अब ठीक वही सवाल पूछ लिया गया यहाँ पे, उग्रवादी इसमें से कौन था। राइट आंसर विल बी बिपिन चंद्रपाल। बाकी सब फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सब ये उदारवादी कैटेगरी में है। तो कुछ गिने चुने देखेंगे ना, 10 से 12 नाम होते हैं, बार बार रिपीट प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इनको आप ध्यान से देख लेंगे तो एग्जाम में गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। किसको नहीं जाना जाता था, यहाँ पे तिलक है, यहाँ नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। अब यहाँ पे थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं करेक्ट उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लेकिन एक और नाम और आपको लग रहा होगा, एम जी रनाडे। देखिए एम जी रनाडे का टाइम पीरियड तो बहुत पहले था, लेकिन इनको भी नरम दल की कैटेगरी पे रखना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इनके द्वारा कोई ऐसा बड़ा कोई आंदोलन तो नहीं किया गया। हाँ, लेकिन वो जो आंदोलन था बिल्कुल ही महिलाओं से संबंधित था, महिलाओं से संबंधित था, जिसमें देखा जाए तो महिलाओं के एजुकेशन पे, या फिर जो भी लड़कियों का जो विवाह था, जो बाल विवाह वगैरह हो रहा था, तो काफ़ी जम के इनके द्वारा यहाँ पे आलोचना की जा रही थी। लेकिन कोई सशस्त्र विद्रोह कुछ वैसा नहीं था जैसे कि गरम दल वालों के नेतृत्व में हुआ करता था। शेर पंजाब के नाम में से इनमें से कौन मशहूर था। शेर पंजाब बहुत ही फेमस प्रश्न। राइट आंसर विल बी सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा कुछ बुक्स लिखा गया है, जैसे कि अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा द आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज के मेंबर भी रहे थे, काफ़ी अच्छा वाला। और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा यंग इंडिया, यंग इंडिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, और भी बुक सारी लिखी गई है। जीवनी तो काफ़ी इन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन ये बुक्स जो है बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा यहाँ पे नहीं था। उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, कौन नहीं जुड़ा हुआ था। फिरोज शाह मेहता यही है यहाँ पे, इन्हीं के द्वारा द बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की गई थी। द बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना यहाँ पे की गई थी फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो यहाँ पे उदारवादियों से जुड़े नहीं थे, सॉरी, फिरोज शाह मेहता तो जुड़े हुए थे ना, इनके द्वारा द बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय है ना यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको लाल बाल दिखे, लाल बाल और पाल, तो इनको उग्रवादी गरम दल की कैटेगरी में शामिल करना ही करना है। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना हुआ था। काफ़ी फेमस नाम है, इटली का मैजनी। इटली का जो मैजनी था, जिसने इटली की एकीकरण में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मैजनी एक कह सकते हैं कि एक विचारक, थिंक टैंकर के रूप में मौजूद था। बहुत अच्छा लेखन शैली करने वालों में से एक था, और इसने अपनी लेखन शैली के माध्यम से इटली के नौजवानों को अंदर, इटली के जो भी नौजवान थे, युवक थे वहाँ के, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का कार्य किया। राष्ट्रवाद की भावना को अगर एक बार जगा देंगे तो राष्ट्रवाद भी कोई एक अफीम से कम नहीं होता है। इसके लिए लोग, कई लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। इनका नाम क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि लाला लाजपत राय के द्वारा कई सारी जीवनी लिखी गई थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीवनी यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। पंजाब केसरी के नाम से काफ़ी ये फेमस है। और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को यहाँ पे देखेंगे तो 1907 में जेल भी जाना पड़ा था 6 माह के लिए, और कुछ समय के लिए ये अमेरिका भी गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे वापस भी लौटे, और इसी दौरान उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ लेखन शैली में भी हाथ आजमाया। और उनके द्वारा यहाँ पे जैसे कि मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, कृष्ण, इसके अलावा
स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सारों की मतलब संक्षिप्त जीवनियाँ इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई। अनहैप्पी इंडिया, इसके अलावा द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है, उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी है। निम्न में से कौन मध्य मार्गी यहाँ पे नहीं था? तो मध्य मार्गी कौन नहीं था यहाँ पे? तो बाल गंगाधर तिलक। एक अच्छा शब्द आया मध्य मार्गी, देखा जाए तो नरम दल के नेताओं के लिए प्रयोग किया जाता था, या फिर जो भी उदारवादी जो नेता थे उनके लिए भी प्रयोग किया जाता था। मध्य मार्गी मतलब बीच का रास्ता अपनाना। जैसे कि अगर गांधी को शामिल करेंगे तो हमेशा आपको मध्य मार्गी के रूप में ही शामिल करना होगा। जैसे बुद्ध का जो सबसे प्रमुख जो विचार था कि मध्य मार्गी बनो, ठीक है, कुछ नहीं सूझे तो मध्यम मार्ग को ही आप अपनाओ। तो इसमें यहाँ पे ज़्यादा फिट बैठेंगे, ठीक है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक मध्य मार्गी की कैटेगरी में नहीं थे, ये बिल्कुल ही देखा जाए तो बिल्कुल मतलब होता है ना, एक कैटेगरी पे हम शामिल हैं जहाँ पे हिंसक विचारधाराएं, हिंसक गतिविधियाँ यहाँ पे शामिल हुआ करती थी। बाकी लोग देख पा रहे गोपाल कृष्ण गोखले, एओ ह्यू, मदन मोहन मालवीय। हालांकि एओ ह्यू में बहुत सारा इंजाम लगता है, लेकिन कुछ प्रूफ तो नहीं होता है ना यहाँ पे। अलग अलग जो हिस्ट्रियोग्राफी जो लोग हैं अपना अपना विचार प्रकट करते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना की गई तो फिर एओ ह्यूम के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है, चाहे उद्देश्य कुछ भी हो। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अब यहाँ पे नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा अरविंद घोष, क्योंकि फिरोज शाह मेहता तो हो जाएंगे इधर नरम दल वाले। नौरोजी नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस तो अभी ठीक है लगे हुए हैं तैयारी में अपनी। तो अरविंद घोष यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? अब इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक ही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोकमान्य तिलक। तिलक की बात करें तो सेवा और बलिदान में काफ़ी विश्वास करते थे, और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस भी था। और यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था के रूप में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गई। इसीलिए जो भी यहाँ पे एंग्लो इंडियन के लोग थे, अर्थात ब्रिटिश वासी थे, यूरोप वासी थे, इनको पूरी तरीके से विद्रोही कहा जाता था। यहाँ तक एक व्यक्ति का नाम आएगा, सर वैलेंटाइन सिरोल। सर वैलेंटाइन सिरोल, इसके द्वारा तो बाल गंगाधर तिलक को यहाँ तक बोल दिया था कि ये अशांति के क्या है, पिता है। अशांति के पिता हैं तो बहुत सारे बच्चे भी होंगे। तो बार बार यह स्टेटमेंट देता है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक, अशांति के पिता के रूप में किसके द्वारा बोला गया था? तो सर वैलेंटाइन सिरोल। कई जगह सिरोल भी लिखा रहता है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? बहुत आसान सा आंसर है, वैलेंटाइन सिरोल। पूरा नाम है सर वैलेंटाइन सिरोल। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? बीजी तिलक को। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी काफ़ी दिलचस्पी है? यह जो स्टेटमेंट कोई और नहीं दिया हुआ था, काफ़ी फेमस नाम है, और उसका नाम है यहाँ पे मैक्स मुलर। ध्यान रखिएगा, मैक्स मुलर। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए के पश्चात जो प्रसिद्ध फिलोसफर कह सकते हैं, प्रसिद्ध जो विद्वान कह सकते हैं, मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी काफ़ी दिलचस्पी है। मैक्स मुलर की बात करें तो यह जर्मन मूल निवासी का था, लेकिन जर्मन मूल निवासी होने के बावजूद भी यह देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी हुआ करता था। लेकिन इसका इंटरेस्ट काफ़ी अधिक था, खासकर भारत के इतिहास में, भाषाविद के रूप में, वेदों का अध्ययन करने के रूप में, प्राच्य विद्या के रूप में। और कई सारे इतिहासकारों के द्वारा मैक्स मुलर का क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इसका जो भी उद्देश्य था ना, इसका उद्देश्य में सबसे बड़ा जो उद्देश्य था कि भारत में ईसाई धर्म को फैलाना। तो खैर यहाँ पे मेंस का ये ठीक है टॉपिक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा बी।
बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। जब कब ये जाने लगे लोकमान्य तिलक के नाम से? वे एक लोकप्रिय शिक्षक बन गए। उन्हें एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि जो बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर जिनका नाम था रैंड रैंड की हत्या के मामले में अब अभियुक्त बनाया गया था। 18 माह की इनको कठोर सजावार मतलब कठोर कारावास की सज़ा दी गई थी। और माना जाता है ना कि जब वे जेल से बाहर लौटे, जैसे आज ही कोई बाहुबली टाइप का देखेंगे, कोई आदमी जेल जाता है, जब वापस लौटता है तो उसकी इतनी महिमा मंडित कर दी जाती है। हालांकि मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ बाल गंगाधर तिलक का नाम, ठीक है, लेकिन में से होता है ये भी जो अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाया वापस आए तो काफ़ी इनकी ख्याति फैली ही फैली थी। यहाँ पे नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह देखा जाए तो कोई एक ऐसा घटना नहीं था जो कि इनको लोकमान्य की उपाधि से यहाँ पे सुसज्जित किया गया। हालांकि लोकमान्य की उपाधि ध्यान रखिएगा दिया गया था यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो ऐसे कोई उपाधि नहीं देता है ना, कोई भी उपाधि अगर दिया जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तब दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? अभी तो मैंने बताया आपको कि इनको जेल भेज दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को है यहाँ पे, ठीक है, राजद्रोह का मुकदमा भी यहाँ पे चलाया गया था। लेकिन 1908 में दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर मुकदमा चलाया गया था। 6 वर्ष की कारावास की सज़ा देकर इनको बर्मा भेज दिया गया था। बर्मा में काफ़ी फेमस जेल है एक मांडले जेल, मांडले जेल यहाँ पे भेजा गया था। लेकिन अभी जो 18 माह जो इनको यहाँ पे सज़ा मिली हुई थी वो यहाँ पे जो रैंड की हत्या के मामले में, तो देख पा रहे हैं ना, कई बार जेल गए, ब्रिटिश सॉरी पत्रकारिता के लिए भी पहली बार जो जेल गए, ऑथेंटिक आंसर बाल गंगाधर तिलक ही होता है, ठीक है, पहली बार यहीं गए। तो काफ़ी कुछ बाल गंगाधर तिलक ने अपने देश के लिए किया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए यहाँ पे इनको जेल की सज़ा सुनाई गई थी। मांडले जेल में इनको भेज दिया गया था, बर्मा में स्थित है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? उग्रवादी विचारधारा को आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रशय जय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को क्या करना? बढ़ावा देना। संविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक तरीके से देखेंगे तो सारे जो ऑप्शन है आपको करेक्ट नज़र आएंगे, और यही कन्फ्यूजन होता है, यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि जब सारे प्रश्न आपको सही हो तो एक ऐसा ठोस आंसर चुनना होता है जिसके अंतर्गत तो सारे जो डायमेंशन है पूरी तरीके से कवर हो जाए। और इसका जो ठोस जो डायमेंशन दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर क्या हो गया? आक्रामक साधनों से यहाँ पे स्वशासन की यहाँ पे क्या करना था? प्राप्ति करना ही करना था, क्योंकि स्वराज का यहाँ पे नारा ही दिया गया था कि विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ था कि साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन करना था। तो अलग अलग स्वराज का मायने भी था यहाँ पे। एक समय था जब असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी के द्वारा भी बोला गया था कि स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो गांधी ने किस सेंस में बोला उसमें अभी भी बहुत सारा डिबेट होता है, लेकिन अब उसको किस सेंस में लिया जा रहा है, जो व्यक्ति ले रहा है उस पर डिपेंडेंट यहाँ पे करता ही करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? देखेंगे न तो उग्रवादी जो आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें लाल बाल पाल तीनों का अगर नाम है इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, तो बहुत अच्छा ये ओरेटर थे, बहुत अच्छा भाषण भी देते थे। लेकिन भाषण देते समय कई कई जगह देखेंगे तो इनके द्वारा यहाँ पे हिंदू का जिक्र किया जाता था, खासकर हिंदू अतीत का जिक्र किया जाता था कि हिंदू अतीत को हम वापस लाएंगे। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा लग रहा है कि ये एक सांप्रदायिक जो स्पीच है
मुस्लिमों को ये आकर्षित नहीं कर पाई। मुस्लिमों की नज़र में यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में ही अगर जिसकी नींव अगर धर्म को रखा जाए, धर्म के अंतर्गत प्रायोरिटी दिया जाए, तो समस्या आती ही आती है। तो इसीलिए यहाँ पे एक लीडरशिप के रूप में बिल्कुल न्यूट्रल होके सारे लोगों की भावनाओं को ख्याल करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना होता है। हालाँकि उग्रवादी नेताओं ने भरसक प्रयास किया, उनका वैसा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन बार-बार यहाँ पे बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि हिंदू अतीत की यहाँ पे बातें करते थे। जैसे कि अरविंद घोष के द्वारा बोला जाता था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही इसकी या फिर इस उद्देश्य की यहाँ पे पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की पूरी तरीके से देन है। तो ऐसे जब स्पीच दिया जा रहा है तो एक बड़ा जो कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राय अपनाने की नीति। कथन पहला है बाल गंगाधर तिलक एक सांप्रदायिकतावादी थे। अब ये कहना पूरी तरीके से क्या होगा, गलत होगा। हालांकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अगर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है तो अपना धर्म का अगर महिमा मंडन किया जा रहा है, अपने धर्म के जो भी धार्मिक गतिविधियां है अगर उसको फॉलो किया जा रहा है, तो उसका मतलब सांप्रदायिकवाद तो हम नहीं कह सकते हैं ना यहाँ पे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि उनके द्वारा जो भी यहाँ पे एक तरीके से भारतीयों को जगाने के लिए जो भी सुधार करने का प्रयास किया गया अलग-अलग क्षेत्रों में, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो लाठी क्लब हो, चाहे गो हत्या विरोधी सभाएँ थी। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किया। अब इसका मतलब ये नहीं था कि वे सांप्रदायिक थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पे कथन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, इसे फँसाने के लिए प्रश्न पूछ लेता है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, अब कारण बिल्कुल सही है, तो पहला गलत है और कारण सही है, तो राइट आंसर विल बी यहाँ पे हो जाएगा डी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया? बार बार देखिए ये चीज़ तो होता ही है ना कि धर्म को अगर जोड़ने के संदर्भ में देखा जाए तो धर्म बहुत ही शानदार है यहाँ पे, लेकिन अगर धर्म को तोड़ने वाली प्रकृति से देखा जाए तो हमेशा ये नुकसानदेह ही साबित होगी। हालांकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जिस गणेश उत्सव का आयोजन किया गया, पूरे मराठियों को एक छत्र के नीचे लाने का कार्य किया, इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। और आगे चल के जैसे कि यह राष्ट्रीय उत्सव हो गया, ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा। आज देखते हैं ना बॉलीवुड वगैरह में पूरा महाराष्ट्र में, मुंबई में गणेश उत्सव में एक अलग ही माहौल होता है। तो राइट आंसर विल बी डी। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट समय तक देखेंगे तो ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी और तिलक के विचारों में, चूँकि गांधी को अगर मध्यवर्गीय विचारधारा, उदारवादी विचारधारा कैटेगरी में रखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल उसके अपोजिशन में थे। बाल गंगाधर तिलक वगैरह देखेंगे तो गांधी से उम्र में भी काफ़ी बड़े लोग थे यहाँ पे। गांधी का भी कद बढ़ रहा था, लेकिन विचारों में तो टकराहट थी ना यहाँ पे। लेकिन फाइनली यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने एक जो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जो रास्ता तैयार किया, आगे चल के कितना ये फ़ायदेमंद साबित हुआ। चाहे हम लोग किसी को भी ले लें, भगत सिंह को ले लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, तो कहीं न कहीं वो छवि दिखाई देगी, कारण कुछ भी होगा, लेकिन वहाँ पे तो ये दिखाई देंगे ही देंगे। तो इसीलिए इनकी मृत्यु के बाद देखेंगे तो गांधी खुद गए। गांधी के साथ-साथ देखेंगे तो शौकत अली यहाँ पे मौजूद थे। शौकत अली ने भी अर्थी को कंधे दिया। इसके अलावा यहाँ पे जो पंजाब के तरफ से जो थे, सैफुद्दीन किचलू के द्वारा कंधा दिया गया। महात्मा गांधी 3 लोग थे और उसमें एक और नाम आता है मौलाना हसरत मोहानी का। मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा उस समय शोक गीत पढ़ा गया था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, शोक गीत पढ़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, शौकत अली, सैफुद्दीन किचली, गांधी ने खुद अर्थी को कंधे दिया और मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा शोक गीत पढ़ा गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 36 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर
करते रहें, रुकना नहीं चाहिए। कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्यूरी है तो नीचे आप लोग कमेंट करते रहें।